तो लास्ट क्लास में रिवीजन चल रहा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हो गया था। आज लोगों को देखना है बॉन्ड फिजन। तो बॉन्ड फिजन तो ये मालूम होगा बेटा। वैसे तुम लोगों को मैंने बोला था रिवाइज करके आना, तो आई होप सबने रिवाइज किया होगा। रिवीजन है ना, किया था या नहीं किया था बेटा? रिवीजन तो किया था ना क्लास 11 का। नोट्स तो है ना सबके पास? ठीक है, मैं मान के चलता हूँ तुम लोग के पास नोट्स होगा और तुम लोग रिवीजन किए हो। ठीक है, तो होमोलैटिक फिजन क्या है मैंने बताया था कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन जिस स्पेसीज का है वो लेकर अलग हो जाए, उसको तुम बोलोगे होमोलाइटिक फिजन। जैसे यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स ने शेयर किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ए ने शेयर किया। जब यहाँ पे बॉन्ड फिजन हुआ तो इक्वल सेपरेशन हुआ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स ने लेकर अलग हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन ए ने लेकर अलग हो गया। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेकर अलग अलग हो गए हैं, तो ए डॉट और एक्स डॉट बनेगा। इसको बोलते हैं होमोलैटिक फिजन। तो होमोलैटिक फिजन से कार्बन फ्री रेडिकल या फिर फ्री रेडिकल जनरेट होता है, फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है हेट्रोलाइटिक फिजन। तो हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है बेटा? हेट्रोलाइटिक फिजन में अनइक्वल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो दोनों इलेक्ट्रॉन ए लेकर चला जाएगा या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेकर चला जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में दोनों इलेक्ट्रॉन को बी लेकर अलग हो गया। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो बी का था ही, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिया, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज, तो अनायन बनेगा और कटायन बनेगा। ठीक है, तो अगर कार्बन के ऊपर कटायन, कार्बन अगर कटायन बना रहा है तो उसको कार्बन कटायन बोलेंगे। अगर कार्बन नेगेटिव चार्ज आयन या फिर अनायन बना रहा है तो उसको कार्बन आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी तुम्हें मालूम है कि जो होमोलिटिक फिजन होता है, ये जो ऊपर वाला है होमोलिटिक फिजन, तो होमोलिटिक फिजन कहाँ पर होगा? गैसियस मीडियम होगा, गैसियस। ठीक है, गैसियस मीडियम में नंबर वन, या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, प्रिफर करता है बेटा होमोलैटिक फिजन। और जो हेट्रोलाइटिक फिजन है ये पोलर सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में फेवर करता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये है होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फिजन। यहां तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट क्या लेना, तुम्हारे पास तो नोट्स है लास्ट ईयर का, उसी से पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट 4 टाइप्स का है: इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह से होगा कोवेलेंट बॉन्ड में। तो पहला जो परमानेंट इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा परमानेंट इफेक्ट है मेसोमेरिक, जो थर्ड यहाँ लिखा गया बेटा ये टेम्पररी इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी परमानेंट इफेक्ट है। तो केवल एक टेम्पररी इफेक्ट तुम्हें पढ़ना है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, यह है टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, बाकी सब परमानेंट इफेक्ट है, सबको तुम्हें देखना है। नंबर वन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप का होगा, पहला माइनस आई, दूसरा प्लस आई, है ना। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो ग्रुप क्या होगा बेटा? माइनस आई। जैसे एक्स माइनस, है ना। एक्स माइनस क्या कर रहा है? कार्बन से इलेक्ट्रॉन को, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसको बोला गया माइनस आई इफेक्ट। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको तुम क्या बोलोगे? प्लस आई ग्रुप। ठीक है, कोई ग्रुप इस तरह से लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, जैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पर वाई प्लस है, वाई प्लस इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट कर रहा है, तो वाई प्लस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट रैंडमली जीरो अज्यूम किया गया। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है,
डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना दूरी बढ़ते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता चला जाएगा और अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर भी इस पर डिपेंड करेगा माइनस आई इफेक्ट पर। अगर माइनस आई वाला ग्रुप है तो एसिडिटी इंक्रीज होगा, और अगर प्लस आई वाला ग्रुप है तो एसिडिटी डिक्रीज होता है, उसका उल्टा होगा बेसिक करेक्टर में। इतना समझ में आ रहा है बेटा सबको? यस सर। अच्छा, जहां पर भी तुम्हें लगे कि हाँ थोड़ा सा और रिवीजन जरूरत है, बोल देना, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में मैं क्विकली पढ़ रहा हूँ। ये क्लास हो रही बेटा, क्लास में तो 2-3 क्लास में बताया गया होगा, यहाँ तक आते पाते है ना, तो रिवीजन इसलिए क्विकली मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ बोलो सर। स्टेबिलिटी बता दो एक बार। स्टेबिलिटी? किसका स्टेबिलिटी बेटा? सर इंडक्टिव इफेक्ट में जो कार्बन आयन और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी निकालते हैं ना। आगे आगे है, आगे है। ठीक है, स्टेबिलिटी मैं आगे बता दूंगा। यहाँ देखो मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप का होगा। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा, है ना। यहाँ पर अगर पी इलेक्ट्रॉन से पी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेशन हो रहा है उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलोगे। ठीक है, पी इलेक्ट्रॉन मतलब कि पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, तो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम पी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टेक्स प्लेस consecutively giving permanent polarity on the chain। तो यहाँ पर दो टाइप का इफेक्ट दिया गया है, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन का डोनेशन अगर हो रहा हो, जैसे यहाँ देखो ये कार्बन का चेन था, यहाँ से यहाँ तक ये कार्बन का चेन है, और यहाँ पर NH2 ग्रुप था, NH2 इसका लोन पेयर था, और ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में था पहले ना, तो लोन पेयर ने डोनेट किया यहाँ पर, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो पॉजिटिव चार्ज नहीं था। ठीक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, पाई बॉन्ड लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट कराओगे तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज से प्लस एम पे। फिर मालूम बेटा कॉन्जुगेशन कितने टाइप का होता है? पहला जो कॉन्जुगेशन है पाई पाई कॉन्जुगेशन होता है ना, एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो, पाई पाई कॉन्जुगेशन। नंबर 2 पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, से पाई बॉन्ड क्या हो, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो। थर्ड टाइप का जो कॉन्जुगेशन है पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड हो नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन है। ठीक है, जो फोर्थ तुम बोल सकते हो कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या फिर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इस तरह का भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो टोटल ये 4 टाइप का है, 4 टाइप का कॉन्जुगेशन रेजोनेंस में आता है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन आ रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो उसको हाइपर कॉन्जुगेशन में इंक्लूड करते हैं। तो ये भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है, फिफ्थ वाला। ठीक है, कि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो 1 2 3 4 5 टाइप का कॉन्जुगेशन ये है। ठीक है, और जहां पर भी कॉन्जुगेशन होगा वहां पर रेजोनेंस होगा। इन सब 5 जितने भी 1 2 3 4 5 इन सब में रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, तो NH2 दिया गया है, NH2 ग्रुप ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस एम इफेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको तुम प्लस एम इफेक्ट बोलोगे, या फिर सिंपली बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है तो प्लस एम होगा, और अगर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो तो प्लस आई ग्रुप होगा। ठीक है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हो।
दूसरा है नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, अपने पास खींच रहा होगा। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, छोटा सा इमेज है। हाँ, तो यहाँ पर देखोगे जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस या नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। जस्ट उल्टा होता है प्लस एम इफेक्ट का। रेजोनेंस एनर्जी, जहां पर भी रेजोनेंस होगा उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल जहां पर रेजोनेंस नहीं होता है उसके तुलना में जहां पर रेजोनेंस होगा उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे आप मान लो बेंजीन का दो कैनोनिकल फॉर्म दिया गया, ये दोनों, अगर इन दोनों में रेजोनेंस नहीं होता तो इसका एनर्जी कुछ यहाँ पर होता है, ये जो इंडिकेट किया गया यहाँ पर इसका रेजोनेंस, यहाँ पर इसका एनर्जी होता है। लेकिन इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है बेटा, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्वर्जन से इसका जो एनर्जी है ना, यहाँ पर नीचे आ गया, देखो कम हो गया। तो यहाँ पर कितना रेजोनेंस एनर्जी बेटा, जितना डिक्रीज हुआ बेटा, जितना स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ 36 किलो कैलोरी का, यही है रेजोनेंस एनर्जी। जितना स्टेबिलिटी गेन करता है मॉलिक्यूल रेजोनेंस के थ्रू, वही होता है रेजोनेंस एनर्जी। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ था तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो याद रखना बेटा, एग्जाम में अगर पूछ दे तो इस तरह से बताना। तो ये रेजोनेंस हो गया। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप होगा, प्लस ई और माइनस ई। तो प्लस ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, माइनस मतलब नेगेटिव। तो कहाँ पर होगा बेटा, पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड यहाँ पे, जहाँ पर पाई बॉन्ड हो, चाहे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, चाहे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, ठीक है। इन सब में क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मतलब पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दोगे तो जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ लिखा हुआ है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पी मतलब पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर टू प्रोड्यूस टेम्पररी पोलरिटी ऑन एटम ज्वाइंड बाई मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स in the presence of electrophile or a nucleophile, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल, इट्स नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इफेक्ट इज रिवर्सिबल एंड टेम्पररी। जब तक तुमने इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल डाला है तभी तक इफेक्ट होगा। जैसे तुम इस सब्सटेंस को जो रीजन को उड़ा ले जाओ, हटा दोगे तो ये इफेक्ट भी स्टॉप हो जाएगा, फिर से यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस और माइनस है क्या, है ना, तो यहाँ पर तुमने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करने पर जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ चला गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल लेकर क्या होगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो कंपाउंड है कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो पी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये टेम्पररी इफेक्ट है, कभी कभी पूछ देता है, उससे ज्यादा टेम्पररी इफेक्ट में पूछता नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट का, रेजोनेंस इफेक्ट का और मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन का पूछा जाता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बस इतना ही है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा, टेम्पररी इफेक्ट है या परमानेंट इफेक्ट है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। आगे आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा, डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है उसको तुम बोलोगे हाइपर कॉन्जुगेशन। मालूम होना चाहिए बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पर होगा, अर्जेंट तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है एल्कीन एल्काइंस फ्री रेडिकल सैचुरेटेड टाइप, कार्बोकैटायन सैचुरेटेड टाइप। तो एल्कीन हो, एल्काइन हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बोनियम आयन हो तो वहीं पर होगा। कंडीशन क्या है, presence of alpha hydrogen with respect to doubly bonded triply bonded carbon containing positive charge in carbonium ion or unpaired electron free radical, ठीक है। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो या डॉट हो, डॉट मतलब
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन सबके अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड प्लस डॉट के अल्फा पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन है तो उसको तुम बोलोगे कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। जैसे इस मॉलिक्यूल में देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा? 3। यस ये सर। पढ़ाया गया है ना तुम लोगों को बेटा? हाँ। यस सर, ये तो पढ़ा है। आगे इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का, जैसे बॉन्ड लेंथ चेंज होता है, डाइपोल मोमेंट, है ना। देखो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे, देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर पोलरिटी क्रिएट हो गया। पहले देखो नॉन पोलर था, कोई चार्ज सेपरेशन नहीं था। जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, मतलब पोलरिटी, मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया, तो बॉन्ड लेंथ भी चेंज होगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड था, दिख रहा है डबल बॉन्ड? थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ उसको, इमेज को, ठीक है, ज्यादा जूम हो गया। ओके, तो यहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था, हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद देखोगे यहाँ पर कुछ गड़बड़ बनाया, ये हाइपर कॉन्जुगेशन, ये गड़बड़ बनाया, मैं बना दे रहा हूँ नीचे, ठीक है। जहाँ से ये आया है वो गड़बड़ बनाया है। जब इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये पाई बॉन्ड इस एटम के ऊपर चला जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, और यहाँ पर नो बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, तो ये CH2 माइनस हो जाएगा। देखो कार्बन का बैलेंस यहाँ 5 हो गया, ये इम्पॉसिबल है, ये गड़बड़ बनाया स्ट्रक्चर। तो ये देखो यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था, हाइपर कॉन्जुगेशन से पहले यहाँ पर डबल बॉन्ड था, जब हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हुआ। इसका मतलब जब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है तो जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है ना। और जहां पर सिंगल बॉन्ड, देखो पहले यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो गया। जहां पर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वहां डबल बॉन्ड हो गया, है ना। तो मतलब सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बढ़ जा रहा है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? और तुम बता सकते हो कहां पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, कहां पर डिक्रीज होगा। यहाँ लिखा हुआ है हाइपर कॉन्जुगेशन आल्सो अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ बिकॉज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिंगल बॉन्ड इन कंपाउंड एक्वायर सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा बेटा, जो टर्सरी है, टर्सरी का स्टेबिलिटी आता होगा, सेकेंडरी प्राइमरी का, इसको मैं आगे भी दिखेंगे यार लोग, ठीक है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हम लोग इस तरह मेजर करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसको आगे देखेंगे, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया बेटा कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल। तो ज्योमेट्री तुम्हें मालूम है बेटा, जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब 120 डिग्री बॉन्ड एंगल। उसी तरह से जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, अगर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी ऐड कर दिया जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल है यहाँ पर, ठीक है, फ्री रेडिकल। तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों सिमिलर होते हैं। देखोगे यहाँ पर sp2, ये भी sp2, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना बेटा, यहाँ पर 120 है, यहाँ पर एंगल पिरामिडल लिखा गया है, वैसे यहाँ पर भी है ना। ये ट्रायंगुलर प्लेनर का स्ट्रक्चर है, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो क्या होगा, अगर ट्रायंगुलर प्लेनर तो 120 डिग्री होगा। कहीं कहीं पर जो फ्री रेडिकल है sp3 हाइब्रिडाइज होता है, वहां पर जो एंगल है 109 डिग्री के आसपास हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में हाइब्रिडेशन sp2 होगा और स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर लाइक कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बन आयन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 1 डिग्री मतलब कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन क्या होता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और मिथाइल कार्बोकैटायन लीस्ट स्टेबल होता है। इसका उल्टा होगा कार्बन आयन में,
और कार्बन फ्री रेडिकल में 3 डिग्री का स्टेज, जो कार्बोकटायन है बेटा कार्बन फ्री रेडिकल, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकटायन का है वही स्टेबिलिटी ऑर्डर फ्री रेडिकल का होगा। ठीक है, जो लोग स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, स्टेबिलिटी अलग अलग पैरामीटर में मेजर किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो स्टेबिलिटी लिखा गया है ये इंडक्टिव इफेक्ट को ध्यान में रखकर बोला गया है। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं बाय इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है ना, सेकंड फैक्टर है मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं एरोमेटिसिटी, क्या मॉलिक्यूल एरोमेटिक तो नहीं बन रहा है, एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट मान लो कार्बोकटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन सा सब्सटेंस स्टेबलाइज करेगा, तो तुम्हें क्या देखना होगा बेटा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो प्लस चार्ज है होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कौन सा होना चाहिए, माइनस आई वाला या प्लस आई वाला। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, है ना। तो यहाँ पर प्लस आई ग्रुप होना चाहिए। जो प्लस आई ग्रुप है वो कार्बोटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन, बस इतना याद रखो, प्लस आई माइनस आई छोड़ो, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये साइंटिफिक टर्म हटा देता हूँ मैं, ताकि हम लोगों को क्लियर रहे। वो जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है। बस सिंपल सा फंडा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। चाहे वो हाइपर कॉन्सेंट्रेशन से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट से, चाहे मेसोमेरिक इफेक्ट से, चाहे एरोमेटिसिटी से, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। उसी तरह से अगर C माइनस हो, कार्बन आयन है, तो कार्बन का स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगा, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। बस यही तुम्हें देखना है, ठीक है। बहुत आसान चीज, तुम्हें चार्ज देखना है, चार्ज का फ्लो कहां से कहां पर हो रहा है ना बेटा। और 2-3 क्वेश्चन तुम कर लेना घर पर जाकर, क्वेश्चन तो कराएगा ढेर सारा क्वेश्चन, है ना। 2-3 पेज में तो क्वेश्चन ही कराया गया होगा, स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है। तो बस सब में तुम्हें यही देखना है कहां पर चार्ज जा रहा है, कहां से चार्ज को तुम विड्रॉ कर रहे हो, निकाल रहे हो, है ना। समझ में आ रहा है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। सर इनका ऑर्डर क्या होता है, हम लोगों को देखना है आइसोमेरिज, चेक करने का। तो चेक करने का ऑर्डर हम लोग आम ही याद करते हैं, ठीक है। एरोमेटिसिटी, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले इंडक्टिव हाइपर, यहाँ पे देखोगे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी है तो जिसका जहाँ पे एरोमेटिसिटी हो रहा है उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम, बाकी से छोड़ दोगे, ठीक है। फिर मेसोमेरिक, फिर हाइपर, फिर इंडक्टिव है। आइसोमेरिज में, तो आइसोमेरिज में पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है जो आइसोमेरिज में है, मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में चेन आइसोमेरिज में पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज में, टॉटोमेरिज में, रिंग चेन आइसोमेरिज में। अगर रिंग चेन आइसोमेरिज में नहीं दिया गया तो रिंग चेन आइसोमेरिज फंक्शनल आइसोमेरिज का एक पार्ट होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज 2 टाइप का होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में और ऑप्टिकल आइसोमेरिज में, ठीक है। जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में काफी आसान होता है, तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में पूरा पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को दे दिया गया है, ठीक है। तो चेन आइसोमेरिज में, तो चेन आइसोमेरिज में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस फ्रॉम द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन व्हिच फॉर्म्स द न्यूक्लियस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, काफी आसान है ना। पोजीशन आइसोमेरिज में तुमने पोजीशन को चेंज कर दिया, जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन को तुमने चेंज कर दिया। जैसे तुमने बेंजीन लगाया, यहाँ पे Cl है, अब यहाँ देखो ऑर्थो Cl है, अब Cl को क्या कर दो बेटा,
पैरा पर लगा दो, एक सीएल यहाँ पर, दूसरा सीएल कहाँ पैरा पर है। तो ये दोनों क्या है बेटा, पोजिशनल आइसोमर है। ठीक है, यहाँ पर देखो तुमने चेन बनाया, यहाँ पर OH है एक में, दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होगा, जो OH है फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर हो गए। बस तुमने फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज किया। और यहाँ पर जो चेन है, चेन को तुमने इंक्रीज या डिक्रीज कर, जैसे ब्यूटेन, ब्यूटेन में जो चेन लेंथ है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कार्बन का चेन है, आइसोब्यूटेन में तो 3 कार्बन का चेन है 1 2 3। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा। मेटामर्स, तो मेटामर्स क्या होगा, दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड डबली बॉन्डेड पॉली फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन, डिफरेंट टाइप का कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन है ना, यहाँ पर कार्बन 2 कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है, फिर क्या करो, यहाँ पर कार्बन नंबर 3 कर दो, इस साइड कार्बन नंबर 4 कर दो, तो कार्बन जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन में डिफरेंस ला दो। ठीक है, और कार्बन में डिफरेंस आ गया इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, तो हो जाएगा मेटामर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल प्रोपाइल ईथर एंड डाई इथाइल ईथर बोथ हैव द मॉलिक्यूलर, बोथ हैव द प्रो, इसके बाद वाला छोड़ दो, बोथ के आगे क्या लिखा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तो मिथाइल ये हो गया, मिथाइल और इस साइड प्रोपाइल में 3 कार्बन है। ठीक है, CH2 CH3। डाई मिथाइल ईथर, ईथर मतलब ये, ईथर मतलब C डबल बॉन्ड, ये होगा ईथर। डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल मतलब यहाँ पर भी इथाइल है और यहाँ पर भी इथाइल है। ठीक है, पहले देखो 1 कार्बन था, अब इथाइल मतलब 2 कार्बन हो गया, तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के मेटामर्स होंगे। टॉटोमर्स, तो टॉटोमर्स भी डिटेल में बताया गया है बेटा, है ना। दिस टाइप ऑफ आइसोमरेज इन विच 2 फंक्शनल आइसोमर exist together in equilibrium. The 2 forms existing in equilibrium are called tautomers. जैसे कीटो इनॉल टॉटोमर्स है ना, कीटो मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटो फॉर्म है, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ इसको। एक मिनट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो जब इसका टॉटोमर बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 COH C डबल बॉन्ड CH2, तो ये टॉटोमर है इसके, है ना। तो टॉटोमरेज में इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा तुम लोगों को? टॉटोमर में अलग अलग बताया गया है कि टॉटोमर कैसे बनता है, इसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के टॉटोमर्स होते हैं। ठीक है, कीटोन टॉटोमर्स, कहाँ पर इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, कहाँ पर इनॉल कंटेंट कम होगा, ये सब पूछता है। ठीक है, ये क्लास 10th में नहीं था, 11th में था टॉटोमर्स, तो इसको डिटेल तुम लोगों को पढ़ना था, तो एक बार रिवाइज करना, क्योंकि टॉटोमर्स काफी बड़ा है, काफी सारी चीजें टॉटोमर्स में छिपा हुआ है, तो एक बार तुम लोग पढ़कर इसको ध्यान से कर लोगे। ठीक है, और जहां पर डाउट होगा टॉटोमर्स में मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो हम लोग देख रहे हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जैसे मैलेइक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, क्या होगा बेटा, सिस ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, इसका जब तुम नॉमेनक्लेचर करोगे तो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो सिस होगा, अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस होगा, या फिर EZ होगा, तो EZ का यूज करते हैं बेटा, है ना। अगर सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है, प्रायोरिटी यहाँ पर साइन करते हैं मॉलिक्यूल का, अगर सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो Z फॉर्म होगा, और अगर सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में तो E फॉर्म होता है। तो ये EZ होगा, यहाँ पर EZ तो नहीं लिखा गया है, EZ ये है यहाँ पर EZ फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेटा, सिन एंटी, है ना, सिन एंटी फॉर्म। तो सिन एंटी कब यूज करते हैं बेटा, जब ऑक्जिम हो। ठीक है, तो ऑक्जिम में हम लोग सिन एंटी फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसको देख लेना। तो सिस ट्रांस, सिन एंटी और EZ, तो 3 नॉमेनक्लेचर है। इसमें जो EZ है, EZ कॉन्फ़िगरेशन
इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं EZ को, ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस EZ कॉन्फ़िगरेशन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ज़्यादा कुछ तो था नहीं बताने लायक, है ना, काफी आसान था। और तुम लोगों ने क्लास ले सबको बताया गया था बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जितने भी लोग हैं बेटा सबको बताया गया था हर एक सेंटर पर। जी सर। यस सर, यस सर। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स सबको नहीं बताया गया था, है ना बेटा? यस सर। ऑप्टिकल आइसोमर्स सबको बताया गया था? नहीं बताया गया था। नो सर। तो देखो बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है ना, स्टार्ट होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी से, ठीक है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को यहाँ पर हम लोगों ने इतने बुलेट्स बनाए हुए हैं, तो इतने पॉइंट बनना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो लग जाएगा टाइम, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है देखो। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो पीपीएल को, प्लेन का पी, पोलराइज का पी और लाइट का एल, पीपीएल, ठीक है, पीपीएल, जो पीपीएल को रोटेट कर दे, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो पीपीएल को रोटेट कर दे, उसको तुम बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। अगर पीपीएल को रोटेट कर रहा है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। तो ये पीपीएल क्या होता है ना। तो देखो यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से जो लाइट निकलता है उस लाइट को लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये पोलराइज्ड लाइट नहीं है, नॉर्मल लाइट है। तो नॉर्मल लाइट में क्या खास बात होती है बेटा? नॉर्मल लाइट में जो ऑसिलेशन होता है, जो वेव का ऑसिलेशन होगा, लाइट वेव का, वो हर एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ तुम डायरेक्शन की बात करोगे तो हर एक डायरेक्शन में लाइट का ऑसिलेशन होगा, ठीक है। तो मालूम है ना, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो इस तरह से कुछ ऑसिलेट करता है। तो यहाँ पर जो तुमने ऑसिलेशन दिखाया है ये एक्स वाई प्लेन में है। उसी तरह से जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है, इनफाइनाइट डायरेक्शन होगा यहाँ पर ना, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन में लाइट प्रोपगेट करके आगे बढ़ता हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस लाइट का कोई यूजेस नहीं है, जो ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हम लोग पास करते हैं कि पोलराइजर से। ये पोलराइजर है, पोलराइजर को निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं। जो पोलराइजर है इसको निकोल प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल प्रिज्म नहीं होता है, इसको निकोल प्रिज्म बोलेंगे, ठीक बेटा। और इसी निकोल प्रिज्म को पोलराइजर बोला गया है। तो पोलराइजर का काम क्या होता है कि जो इनफाइनाइट डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है उसको कैंसल आउट कर देता है ना। यहाँ देखो, ये जो लाइट है, इस लाइट में देखो इनफाइनाइट डायरेक्शन में ऑसिलेशन चल रहा है बेटा, एरो दिख रहा है ना, एरो मतलब ऑसिलेशन, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में ऑसिलेशन चल रहा है। लेकिन जब लाइट इस पीपीएल से पास होकर आगे निकल रहा है तो आप देखो अब केवल एक ही ऑसिलेशन बचा हुआ है कि नहीं, ऊपर की तरफ देखो वर्टिकल ऑसिलेशन। बाकी जितने भी ऑसिलेशन है वो सब का सब कैंसल आउट हो गया। तो ये प्रॉपर्टी होता है पोलराइजर का, जितने भी, है ना, जितने भी ऑसिलेशन होगा उसको कैंसल आउट करके केवल एक ऑसिलेशन को पास करने देता है पोलराइजर, ठीक है। तो जो लाइट है, लाइट को कैंसल आउट कर देगा। अब लाइट देखो आगे प्रोपगेट करा, तो ये जो लाइट है ना बेटा, इसी को बोलते हैं पीपीएल। जो ये पोलराइज्ड लाइट है यही है पीपीएल, क्योंकि एक प्लेन में ये पोलराइज्ड हो गया, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ये पोलराइज्ड है, इसी को पीपीएल बोलोगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक ट्यूब दिख रहा है यहाँ पर, एक इस टाइप का तुम्हें एक ट्यूब दिख रहा होगा, है ना, एक इस तरह से सिलेंड्रिकल ट्यूब दिख रहा है ना। तो ये कुछ इस तरह से होगा, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ सिलेंड्रिकल ट्यूब को, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। सर ये वाला ठीक से समझ में नहीं आया, दोबारा देख लो बेटा। पीपीएल समझ में, पीपीएल क्या होता है? यस सर। यस सर, पीपीएल तो समझ आ गया।
पीपीएल तो अभी तक बताया बेटा, अभी तक देखो। सर फिर पोलराइज PPL आ गया। क्या होगा? एक मिनट तुम ध्रुव तुम चुप रहो, बाकी हाँ बेटा सर बोलो। पोलराइज लाइट। आशुतोष बोलो क्या प्रॉब्लम है? प्लेन फ्लैश लाइट कैसे मिला ये नहीं मालूम है ना? और चलो सर देखो दोबारा देखो। पोलराइज लाइट क्या होगा मतलब? हाँ देखो बेटा, पोलराइज लाइट क्या होता है? तुमने चश्मा पहना है बेटा, पोलराइडर वाला, काला काला चश्मा, यस सर। धूप वाला। वो क्या करता है? सर धूप थोड़ी कम आती है उससे। सनलाइट को कैंसल आउट कर देता है कि नहीं? जो यस सनलाइट सर। है उसमें उसके इंटेंसिटी को कम कर देता है ना? यस सर। तो वहां क्या करता है बेटा, जो रे आ रहा है वहां पर कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन से रे को कैंसल आउट कर देता है। वही काम करता है ये पोलराइड। जो धूप के चश्मे होते हैं बेटा उसको पोलराइड भी बोला जाता है, क्योंकि वो है ना वहां पे लाइट को कैंसल आउट कर दे रहा है। तो ये खास प्रॉपर्टी होता है इस प्रिज्म का। जो पोलराइजर है इसका एक खास प्रॉपर्टी होगा कि वो क्या करे बेटा, जो लाइट ऑसिलेट कर रहा है, जो लाइट यहाँ पर जा रहा है ना बेटा, उस लाइट की इंटेंसिटी को कम करके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसंट्रेट कर देगा। ये जो लाइट है देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, ये हर एक डायरेक्शन में देखो, एक ये डायरेक्शन हो गया, दूसरा जेड डायरेक्शन हो गया बेटा, इस डायरेक्शन में भी लाइट प्रोग्रेट करेगा। दूसरा ये वाला डायरेक्शन है बेटा जेड वाला, यहाँ पर भी लाइट प्रोग्रेट करेगा। ये नेगेटिव वाले में प्रोग्रेट करेगा, इसके बीच में भी कुछ ऐसे तुम ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर भी लाइट प्रोग्रेट करेगा, इसके बीच में भी तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो बेटा, है ना? तो तुम देखोगे कि यहाँ पर इनफाइनाइट डायरेक्शन है लाइट को प्रोपगेट करने के लिए। तो ये तो पढ़ा बेटा कि जो लाइट है वेव होता है ना? यस सर। तो वेव इस तरह से ऑसिलेट करते, इस तरह से झूम बराबर करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, है ना, इस तरह से झूमते हुए। ठीक है? यस सर। तो ये तुम्हारा वेव है, ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में इस तरह से ऑसिलेट करते हुए आगे बढ़ेगा। अब अच्छा तुम्हें तो वो ये सब नहीं चाहिए। डेफिनेट डायरेक्शन में। हाँ, तो अब तुम्हें केवल एक डेफिनेट डायरेक्शन चाहिए कि हाँ कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट आगे हो। तो क्या करोगे, इन सब ऑसिलेशन को कैंसिल कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, यहाँ कुछ लगा के इस तरह से ब्लॉक कर दो ताकि ये वाला ऑसिलेशन रुक जाए, केवल यही वाला ऑसिलेशन पास हो। तो ये काम करता है पोलराइजर। ठीक है? तो पोलराइजर क्या करेगा, सभी ऑसिलेशन को कैंसिल कर देगा या रोक देगा या रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है? केवल एक ऑसिलेशन यहां पर आगे बढ़ पाएगा। ठीक है? तो जो लाइट अब निकल रही है पोलराइजर से पास होने के बाद जो लाइट निकलता है पोलराइजर के, है ना, ये पोलराइजर से जो लाइट निकल रहा है, इस लाइट को क्या बोलोगे, पोलराइज्ड लाइट या पीपीएल। ठीक है? अब समझ में आया बेटा आशुतोष? आशुतोष समझ में आ गया? ओके, तो ये पीपीएल है। तो अब पीपीएल देखो आगे बढ़ रहा है, रास्ते में कुछ और भी ऑब्जेक्ट है ना? तो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा इसको बोलते हैं पोलरीमीटर। ये है पोलरीमीटर। तो पोलरीमीटर कुछ इस तरह से ट्यूब होगा जिसका लेंथ स्मॉल एल है। पोलरीमीटर का लेंथ क्या है बेटा, स्मॉल एल। ठीक है? तो जिस सब्सटेंस को देखना कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है या नहीं, उसका एक्वस सॉल्यूशन डालते हैं यहां पर। ठीक है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है? सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन तुम यहां पर इस ट्यूब में भर दोगे। ये ट्यूब बेटा यहां पर क्या है, पानी के साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन है उस सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जिसको तुम्हें देखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है या नहीं। ठीक है? तो सब्सटेंस का तुमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, इस पोलरीमीटर ट्यूब में डाल दिया। पोलरीमीटर ट्यूब के आगे यहाँ पर फ्रंट में यहाँ पे एक क्वार्ट्ज का ग्लास विंडो लगा रहता है यहाँ पर, और इंड में भी। ठीक है? दोनों साइड, आगे और पीछे दोनों साइड क्वार्ट्ज का विंडो लगा रहेगा। तो इस विंडो के थ्रू लाइट इंटर करेगा और इस विंडो के थ्रू लाइट यहाँ से निकलेगा बाहर। ठीक है? देखो इस विंडो थ्रू लाइट अंदर जा रहा है और यहाँ पर रियर विंडो से जो लाइट है बाहर निकल रहा है। ठीक है? समझ में आ रहा बेटा? पोलरीमीटर क्या है, पोलरीमीटर ट्यूब, एक ट्यूब होगा पोलरीमीटर, है ना, उसके सामने फ्रंट में और बैक में कांच का एक विंडो लगा रहेगा क्वार्ट्ज का, और पोलरीमीटर ट्यूब में तुम फनल से सॉल्यूशन को डाल दोगे, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है उसमें इसमें फिलअप कर दोगे पोलरीमीटर ट्यूब में। ठीक है? तो पोलरीमीटर ट्यूब में क्या है बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस से पीपीएल इंटरेक्ट करेगा। देखो जो पीपीएल जा रहा है
इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लड़ते भिड़ते आगे बढ़ रहा है, कोलाइड करते हुए आगे जा रहा है। अब ये बाहर निकल गया पीपीएल्स, ठीक है, जो पीपीएल है बाहर निकला। तब देखो पहले वर्टिकल था, पहले जो पीपीएल था वर्टिकल था, नहीं याद देखो वर्टिकल है। अब देखोगे एक एंगल में यहां पर रोटेट हो गया है, ठीक है, पहले वर्टिकल था, अब एक एंगल से, एक अल्फा या थीटा एंगल से रोटेट हो गया है, ठीक है। तो इसी को ऑब्जर्व करते हैं कि कितना रोटेशन हुआ है। इसको आप जो यहाँ पर मेजर करोगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेजर करने के लिए, इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं। मूवेबल एनालाइजर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जो एनालाइजर है वो भी एक टाइप का निकोल प्रिज्म होता है, उसको घुमा घुमा कर देखते हैं कितना लाइट रोटेट हुआ है, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पर नीचे डायग्राम बना हुआ है, ये तुम्हारा क्या है बेटा, ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है, नॉर्मल लाइट है, बल्ब का लाइट है, ठीक है। तो ये लाइट जा रहा है बेटा निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म है, फिल्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, निकोल प्रिज्म है। तो जब निकोल प्रिज्म से क्रॉस करेगा बेटा लाइट, तो ये पीपीएल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये पीपीएल से गुजरेगा बेटा तो अब दो चांस होगा, है ना, या तो लाइट रोटेट हो, एक मिनट, तो पीपीएल से जब बाहर लाइट निकलेगा तो अब दो केसेस है। केस नंबर 1 है ना, नो रोटेशन, जो लाइट है, जो पीपीएल है, पीपीएल रोटेट नहीं हो रहा है। केस नंबर 2 क्या होगा, रोटेशन, कि लाइट रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो रोटेशन किसका हो रहा है बेटा, फिर से देखो, दोबारा देखो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया ऑर्डिनरी लाइट, फिर से देखो ऊपर डायग्राम देख लो, ये होगा तुम्हारा ऑर्डिनरी लाइट, है ना। ये होगा तुम्हारा पोलराइजर या फिर निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म जो लाइट निकल रहा है तो तुम बोलोगे पीपीएल। अब पीपीएल को तुमने पोलरीमीटर से पास कराया, ये पोलरीमीटर है ना, पोलरीमीटर से पास करा रहे हो, तो जो लाइट पोलरीमीटर से निकल रहा है, पोलरीमीटर जो लाइट निकल रहा है उसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 नो रोटेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 रोटेशन। अगर कोई रोटेशन नहीं है, नो रोटेशन मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, जो कोई इसका कोई ऑप्टिकल बिहेवियर नहीं है, लाइट से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, रोटेट ही नहीं कर पा रहा है पीपीआर को, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और अगर पीपीएल को रोटेट कर दे रहा है, रोटेशन हो रहा है, उसको तुम बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यही डेफिनेशन ऊपर दिया गया है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का डेफिनेशन दिया गया है। ये क्लॉकवाइज है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो सर? ये रोटेशन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी हो सकती है? तो इतना देख लिया बेटा, यहाँ तक हो गया, जितना मैंने बताया अभी यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। नो रोटेशन मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, रोटेशन मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो अगर लाइट को रोटेट कर रहा है, केस नंबर 2 पर आ जाओ। केस नंबर 1 तो इजी है कि अगर लाइट का कोई रोटेशन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर लाइट को रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जो लाइट रोटेशन होता है बेटा यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर दो केस मिलेगा, है ना। तो लाइट को या तो क्लॉक वाइज रोटेट करेगा, देखो क्लॉक वाइज, ठीक है, क्लॉक वाइज रोटेशन, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड केस यहाँ पर है, पहला केस हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, दूसरा केस क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, दूसरा केस क्या होगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में लाइट को रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अगर लाइट रोटेट कर रहा है तो वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, अगर लाइट रोटेट नहीं कर पा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रोटेशन दो टाइप का होगा, एक होगा क्लॉकवाइज, दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज लाइट रोटेट हो रहा है ना, तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलोगे बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से या फिर स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, याद रखो, अगर पीपीएल क्लॉक वाइज रोटेट हो रहा है, पीपीएल कहां पर बेटा, क्लॉक वाइज, पीपीएल क्लॉक पर रोटेट हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या प्लस या स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे। और अगर पीपीएल, अगर प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, उसको बोलोगे क्या बेटा, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है, या फिर स्मॉल एल या माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे मैं लिखा हूं लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रोटरी, यहाँ पर डेक्स्ट्रो लिखा हुआ। ठीक है, घबराओ मत, पूरा नोट्स तुम्हें मिलेगा यहाँ पर। तो पहले ये जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा एक ही स्क्रीन में आ जाए तुम्हारा। सर ये कौन से सब्सटेंस की वो आएगी, वो कौन से सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है? इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, पहले बता रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर? एक सेकंड। ओके, ले तो लिया सर। ले लिया ना, ओके। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस कोई भी हो बेटा, सब्सटेंस यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, उसका तुम हेक्सोसोम बनाकर इस पोलरीमीटर में डालोगे। हाँ, उस तो सब्सटेंस अगर का पता पीपीएल चलेगा। को क्या बेटा बोलो, तो मतलब जो हमने सब्सटेंस डाला है पोलरीमीटर में, उस सब्सटेंस की वो बताएगा प्रॉपर्टी। बिल्कुल उस सब्सटेंस का बताएगा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट किसी को पूछ सकते बेटा, किसी और को भी सर कोई डाउट है तो लाइट का सोर्स कुछ भी हो पता चल जाएगा उससे? हाँ लाइट, हाँ लाइट यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर उसको तुम पोलराइज करोगे, चाहे सोडियम लैंप हो, चाहे नियॉन लैंप हो, चाहे तुम्हारा ऑर्डिनरी सनलाइट हो, कोई भी लाइट हो। ठीक है, मतलब लाइट से फर्क जनरली हम लोग जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हेलोजन लैंप का यूज करते थे लैब में। जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पर हेलोजन लैंप था, व्हाइट लाइट था। तब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बेटा स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर जो लाइट बाहर इमर्ज हो रहा है, इमर्जेंट रेड जो है यहाँ पर देखो, इमर्जिंग रेडिएशन, मतलब लाइट, यहाँ पर रेडिएशन छोड़ो, यहाँ पर रेडिएशन। तो जो लाइट इमर्ज हो रहा है वो रोटेट हो रहा है ना, यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर कुछ रोटेशन यहाँ पर हुआ है। तो जो रोटेशन तुमने यहाँ पर निकाला बेटा उसको अल्फा थीटा, यहाँ पर क्या लिखा बेटा, अल्फा। तो जो तुमने यहाँ पर लाइट रोटेट हुआ है निकला बाहर, उसको तुमने अल्फा लिख लिया, नोट कर लिया। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ जो स्पेसिफिक रोटेशन है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर अल्फा को वैल्यू कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, तुमने मेजर किया, रोटेट करने के बाद ये एंगल तुमने निकाल लिया। ठीक है, अब वहां से तुम क्या निकालोगे, स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा। ये क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन। जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो टेम्परेचर और लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर तुमने लाइट जहां पर तुमने सोडियम लैंप लिया फिर हाइड्रोजन लैंप लिया, अगर तुम लाइट को चेंज कर दोगे, है ना, तो जो स्पेसिफिक रोटेशन हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसलिए यहाँ पर वेवलेंथ लिखा जाता है। जो स्पेसिफिक रोटेशन है किस लाइट के लिए लिखा गया है, और जो तुम्हारा लैब है, लैब का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, सो अल्फा टी लैम्डा इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड रोटेशन, तुमने कितना एंगल मेजर किया, ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिवाइड बाय लेंथ ऑफ पोलरीमीटर। ठीक है, जो लेंथ ऑफ पोलरीमीटर है ये डेसीमीटर होना चाहिए, वन है ना, डेसीमीटर, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर इन डेसीमीटर। वो यहाँ लिखा हुआ है लेंथ ऑफ सेल, सेल मतलब पोलरीमीटर, मैं लिखता हूँ पोलरीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर इन यूनिट्स ऑफ डेसीमीटर। ठीक है, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर -1 मीटर होता है, मालूम होना चाहिए। कंसंट्रेशन देखो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ग्राम पर एमएल में। ठीक है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन शुड बी इन ग्राम पर एमएल। जो रोटेशन बेटा यहाँ पर रोटेशन डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए, रेडियन में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डिग्री में। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन का ये फॉर्मूला को नोट कर लोगे।
इसको डिफाइन भी किया गया है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड व्हेन लाइट इज पास थ्रू 1 डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन ऑफ 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन है, नोट कर लिया बेटा? ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, लीवर रोटेटरी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट, ठीक है, और इसको स्मॉल एल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एल। याद रखना बेटा, कैपिटल लिखोगे तो उसका मीनिंग कुछ दूसरा हो जाएगा, ठीक है, और कैपिटल डी लिखोगे तो उसका मीनिंग कुछ दूसरा है, जो आगे पढ़ेंगे। कैपिटल डी कैपिटल एल को भी हम लोग पढ़ना है, तो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर रेसमिक मिक्सर और प्लस माइनस मिक्सर। तो रेसमिक मिक्सर को रेसिमेट भी बोला गया है, रेसिमेट। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है एन इनएक्टिव फॉर्म which does not rotate the plane polarized light at all. This is a mixture of equal amount of plus and minus form and hence optically inactive. तो क्या होता है बेटा, मान लो कोई सब्सटेंस है जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा सब्सटेंस बेटा जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। दोनों का इक्वल अमाउंट मिक्स कर दो, एक्स अमाउंट किसका है, एक्स अमाउंट किसका, तो एक लाइट को क्लॉकवाइज दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, नो रोटेशन होगा कि नहीं? यस सर। तो एक क्या बेटा, एक सब्सटेंस है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, दूसरा है लीवो रोटेटरी। दोनों लाइट को रोटेट कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। दोनों का अगर इक्वल अमाउंट लोगे तो ओवरऑल सॉल्यूशन में कोई रोटेशन नहीं होगा। जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन को, इसे सॉल्यूशन तुम क्या बोलोगे, रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमेट बोले, ठीक है, बोले जाएगा। तो इसको नोट कर लो। तो इसको आगे भी हम लोग देखेंगे रेसिमिक मिक्सचर को, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले आ गया, इसको थोड़ा बाद में आना चाहिए रेसिमिक मिक्सचर को। तो इसको मैं एक बार और बताऊंगा, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर को। क्या बेटा बोलो? 2 से ज्यादा का कर लिया और हमने और रिजल्टेंट नो रोटेशन आया तो वो भी हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। हाँ बिल्कुल, कोई भी सॉल्यूशन हो, 2 हो, 15 हो, 20 हो, उससे नहीं मतलब। अगर उसमें जो सब्सटेंस हो ऑप्टिकली एक्टिव हो और पूरा पूरा जो सॉल्यूशन इनएक्टिव हो जाए, जो सॉल्यूशन है उसमें लाइट कंपनसेट हो जाए पूरा का पूरा, तो उसको तुम बोलोगे रेसिमिक मिक्सचर। जरूरी नहीं 2 ही हो, ठीक है। सर ऑप्टिकल इनएक्टिव को कह सकते हैं रेसिमिक? नहीं, ये वाला थोड़ा सा पहले आ गया है, ठीक है। ओके बेटा, तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, है ना, जो रेसिमिक मिक्सचर है इसमें दोबारा आऊंगा, ठीक, इसके ऊपर, क्योंकि अभी बताना सही नहीं है। आगे चलो, आगे लिखा हुआ हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। अगर तुम्हें पता करना हो कि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, तो कैसे मालूम करोगे कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना? तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ नंबर 1। तो यहाँ पर 4 मेथड्स हैं, ठीक है। 4 मेथड से 1 2 3 4, इन 4 मेथड से हम बता कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। नंबर 1 है रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये हम लोगों ने ऊपर देख लिया है ना, अभी हमने ऊपर देखा है कि अगर पीपीएल में सब्सटेंस को भर दिया, सब्सटेंस क्या कर रहा है, पीपीएल को रोटेट कर दे रहा है, पोलरीमीटर में सब्सटेंस डाला बेटा, और सब्सटेंस क्या कर रहा है, पीपीएल को रोटेट कर दिया, तो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये सिंपल सा मेथड है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है ना। और इस मेथड का हम लोग कुछ नहीं कर सकते बेटा। अगर एग्जाम में आ गया, कोई मॉडल ड्रॉ करके बता दिया, पूछ दिया वहां पर नाम देकर कि बताओ ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं है हम लोगों के पास लैब में, है ना, सॉरी एग्जाम हॉल में, ठीक है। लैब चाहिए तुमको। तो ये तो
हम लोग जानते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, है ना। तो पहला आंसर तो ये हो गया कि अगर ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पीपीआर को रोटेट कर देगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो इनएक्टिव। तो ये क्लियर हो गया बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। नंबर 1 सबको समझ में आ गया बेटा? नंबर 2 Yes. पर आ जाओ। नंबर 2 पर, नंबर 2 लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, अगर सिमेट्री एलिमेंट नहीं है मॉलिक्यूल में, एब्सेंस मतलब क्या हुआ, सिमेट्री एलिमेंट ना हो, है ना। अगर सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो सिमेट्री एलिमेंट है, दो टाइप का सिमेट्री एलिमेंट मेनली हमको देखना है, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट पहला हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मॉलिक्यूल को इस तरह से एक प्लेन के थ्रू कट करो कि उसका रिफ्लेक्शन मिरर के उस पार मिले। यहाँ देखो मिरर अगर तुम लगा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जैसे तुमने बेंजीन लिया, बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, तो क्या यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं। तुम यहाँ पर इसको कट करो, यहाँ पर एक मिरर लगा दो, मिरर, तो मिरर लगाने पर इसका कंप्लीट इमेज बन जाएगा। इसका मतलब जहां पर तुमने मिरर रखा है वो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। इस तरह यहाँ पर ढेर सारे पॉसिबल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तुमने यहाँ पर एज का मिड पॉइंट लिया, कॉर्नर टू कॉर्नर ले सकते हो यहाँ पे इस तरह से, है ना। ठीक है, इस तरह भी तुम इसको कट कर सकते हो। यहाँ पर मिरर लगाओ तो क्या मिलेगा तुम्हें, पूरा का पूरा बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो सबको समझ आ गया बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है CH3 CS CH3 CS CH3 CH3, है ना। और इसको यहाँ पे मिरर लगा दो इस तरह से, यहाँ पे मिरर लगाओ, पूरा कंप्लीट इमेज बन जाएगा। या फिर इस तरह से मिरर लगाओ यहाँ पे इस तरह से, तो कंप्लीट इमेज बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ मिरर इमेज। It may be defined as a plane which divides a molecule into equal parts that are related to each other as an object and mirror image. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको समझ में आ रहा है? यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री सबको समझ में आ रहा है बेटा? ये एनसीईआरटी में दिया गया है, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाकर समझाया है। ठीक है, क्लास 12th में एल्काइल हैलाइड्स में। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो मॉलिक्यूल क्या होगा बताओ? ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जबकि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट है तो इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरा सिमेट्री एलिमेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो लिखा हुआ है इट मे बी डिफाइंड एज ए पॉइंट इन द मॉलिक्यूल थ्रू विच इफ ए लाइन इज ड्रॉन in one direction and extended to equal distance in opposite direction, it meets another similar group. तो सिमिलर पोजीशन पर अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर ग्रुप होना चाहिए। तो उस पॉइंट को तुम क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन सबको दिखाई दे रहा होगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन चलो यहाँ पर देखो नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है बेटा, इसके अपोजिट देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ देखो हाइड्रोजन बेटा, इसके ऊपर क्या हाइड्रोजन है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो गड़बड़ हो गया बेटा। अगर ये CH3 नीचे होता है ना और H ऊपर होता तो यहाँ पर तुम्हें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल जाता। यहाँ देखो ये CH3 ऊपर है, दूसरा CH3 नीचे है। ठीक है, इस तरह क्रॉस होकर जा रहे हो, हाइड्रोजन नीचे है, दूसरा हाइड्रोजन ऊपर है। ये हाइड्रोजन ऊपर है तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, नीचे है, ऑक्सीजन ऊपर, ऑक्सीजन नीचे।
तब देखोगे कि ये एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस होकर जा रहा है। जो लाइन तुम ड्रॉ कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन वाला, एक कॉमन पॉइंट से होकर जा रहा है। तो ये जो कॉमन पॉइंट, इस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ओके सर। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। एक और एग्जांपल देख लो, दूसरा एग्जांपल मैं ये वाला ले रहा हूँ। सर बेंजीन में भी होगा। जो मैं दिखा रहा हूँ बेटा उसको देखो, जो मैं नहीं बना रहा उसको मत देखो। अभी यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, इसके जस्ट अपोजिट नीचे मैं हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और इसके नीचे मैं क्लोरीन लगा रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर मैं क्लोरीन लगा दे रहा हूँ अपोजिट डायरेक्शन में। अरे उल्टा कर दिया। यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। ऊपर यहाँ पर फ्लोरीन है, तो यहाँ पर नीचे फ्लोरीन हो जाए। यहाँ पर नीचे अगर CH3 है तो ऊपर CH3 हो जाए, ठीक है। तो अब देखोगे जब तुम अपोजिट ग्रुप को मिलाओगे इस तरह से, है ना, तो एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस होगा ये सब। ये कॉमन पॉइंट से यहाँ से क्रॉस होगा। तो ये जो कॉमन पॉइंट है उसे तुम बोलोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लिखा हुआ है यहाँ पर, सिंस ट्रांसफॉर्म ए सेंटर ऑफ सिमेट्री सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा ट्रांस वाला, ठीक है। और ये वाला जो सिस वाला है बेटा, यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट नहीं है ना, तो ये क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। जो सिस वाला फॉर्म है, ये सिस वाला है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये क्या होगा बेटा, इनएक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री सर सिस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही। किस सिस वाले में? यहाँ पर यस। कैसे है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तुम बता दो मुझे। ऊपर होना चाहिए, ठीक है सर। नहीं होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ पर हाइड्रोजन नीचे है। किसी भी डायरेक्शन में तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखो C डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर CN डबल बॉन्ड NH है। तो यहाँ पर न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, न तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। किसी भी डायरेक्शन तुम कट करो, घर में सोचना, ठीक है, यहाँ पर क्लास में नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल सोच समझ कर लिया, ठीक है। यस सर, यस। तो यहाँ पर इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, आगे चलते हैं। ले लिया? यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया ए, प्लेन ऑफ नंबर 1 हो गया यहाँ पर PPL। तो अगर PPL को रोटेट कर देगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर सिमेट्रिक एलिमेंट नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। 2 केस हो गया बेटा। थर्ड केस, तीसरा केस है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। प्रेजेंस ऑफ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। तो यहां देखो, तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो तुम्हें लग रहा है कि ये 2D में है, जबकि ये 3D में है, ठीक है। ये 3D में है। तो यहाँ पर जो I है, I बाहर तक तुम्हारे तरफ निकला होगा, इस तरह से निकला होगा, है ना। यहाँ पर H क्या बाहर तरफ इस तरह से निकला होगा, इस तरह से। और जो ब्रोमीन है वो अंदर तरफ होगा, क्लोरीन अंदर की तरफ इस तरह से होगा। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है बेटा ये जो डायग्राम मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूँ यहाँ पर मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाला ये हो गया Br ऊपर है, यहाँ पर I है, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl है। इसका मिरर इमेज तुम्हें बनाना है। तो मिरर इमेज तुम्हें बनाना आता है बेटा। मिरर इमेज इस तरह से बगल में सामने मिरर देखते हैं, ठीक है, चेहरे के सामने मिरर लगाओ। तो जो ग्रुप मिरर के पास होगा उसका इमेज पास में बनेगा। तो H मिरर के पास है, देखो डिस्टेंस कम है, तो मिरर के बाद सबसे पहले H बनेगा। मैंने यहाँ पर I नहीं लिया, यहाँ पर गड़बड़ कर दे, यहाँ पर I ले लूँगा। ये I यहाँ पर था, मैं ये फर्स्ट ले रहा हूँ ना, फर्स्ट में यहाँ पर I है, तो ये I है, यहाँ पर H है। तो सबसे नजदीक I है तो I का इमेज पहले बनेगा, H दूर है तो H बाद में बनेगा, Cl नीचे है तो नीचे का इमेज नीचे, और ऊपर का इमेज ऊपर बनेगा, ठीक है। तो अब इस मॉलिक्यूल को देखोगे, है ना, तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल है बेटा, जहाँ पर क्रॉस करते ये होगा कार्बन,
तो ये कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन को यहाँ बनाया नहीं गया, जहाँ पे कट हुआ है बेटा वो कार्बन, ठीक है। तो ये बॉन्ड लाइन डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ पर कट हो रहा है बेटा वो कार्बन होगा, ये कार्बन यहाँ पर, ठीक है। तो बीच में कार्बन है, बीच में कार्बन यहाँ पर भी है, ओके। इतना समझ रहा बेटा, मिरर इमेज बनाना आ गया सबको? मिरर इमेज बनाने आता है ना बेटा सबको? हेलो, क्या बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। आता है सर, आता है। माइक ऑन नहीं हो रहा था सर। हाँ। बाकी लोग तो है, तुम्हारा नहीं ऑन हो रहा। तो बाकी लोग बेटा, तुम लोग क्या करने आए हो? कल कथा सुनने आए हो क्या यहाँ पर बैठकर? आता है सर। कुछ तो बोलो। अगर मान लो तुम लोग पढ़े हुए हो तो बोल दो, आगे चल देते हैं हम लोग, है ना। तो इसके बाद क्या करना है बेटा, इस पूरे इमेज को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करो, ठीक है। इसको उठाकर इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करो। तो अगर तुम सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करोगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, नहीं होगा सर। है ना। तो ये दोनों जो इमेज है जो तुमने बनाया है, ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। तो अगर ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। ये फर्स्ट और सेकंड दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल होगा, और ये दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें चेक करना हो किसी मॉलिक्यूल से, तुम्हें ये इस मॉलिक्यूल को चेक करना हो कि क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो पहले इसका मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज बना लिया, ठीक है। फिर इस मिरर इमेज को सुपर इम्पोज कराओ। अगर ये मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो दोनों अलग अलग फॉर्म होगा, और दोनों फॉर्म ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट ए लिखा हुआ है, कंपाउंड विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। जैसे तुम अपने हाथ को ले लो, दायां और बायां हाथ, तो ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है। ये इंसान का हाथ है, कुछ ये वाला है, इसका तुम देखोगे तो मुझे नहीं बनाने आ रहा है बढ़िया सा, ठीक है। तो ये घोस्ट हाथ बन जा रहा है यहाँ पर अजीब सा, ये देखो। तो अपने हाथ को देखो, दाया और बाया हाथ को देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखोगे, है ना, ये एक दूसरे के मिरर सुपर इम्पोजेबल नहीं है क्या बेटा? मिरर इमेज है या नहीं? ये देखो मिरर इमेज, मैं पहले क्या बता रहा हूँ, मिरर इमेज है या नहीं। तो पहले क्या चेक करना है? मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज है, मिरर इमेज होने के बाद तुम सुपर इम्पोज कराओगे, ठीक है। अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो पहले कट कर दो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। तो मिरर इमेज होना चाहिए, साथ में उस सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। तो सुपर इम्पोज कराओ, सुपर इम्पोज नहीं होगा। जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव है। इस तरह से मॉलिक्यूल यहाँ तुमने बनाया है, बोलो सर अगर मिरर इमेज नहीं है तो? हाँ, तो मिरर इमेज नहीं है तो तुम मिरर इमेज का बनाओगे बेटा। अगर तुम सामने खड़ा हो तुम्हारा इमेज तो बनेगा ही ना। सर मैं कह रहा हूँ अगर मिरर इमेज ही ना बने तो मतलब कि दो मॉलिक्यूल दिया हो, मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी, अगर एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो वहां पर दूसरा केस मैं पढ़ूंगा यहाँ पे एबीसी में, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल ए है तो मॉलिक्यूल ए का तुम मिरर इमेज बनाओगे कि नहीं बेटा? यस सर। कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम ले लो, कोई भी एक्स वाई जेड, अगर वो ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? मिरर के सामने रख दोगे तो उसको बनेगा ना? यस सर। बोलो। तुम बोलो उसका मिरर इमेज ही नहीं बनेगा। बहुत सारा स्टोरी सुन लिया भूत वाला कि भूत का इमेज नहीं बनता, नाग का इमेज बनता है, नागिन का इमेज नहीं बनता है ना। बोलो। ये नहीं कह रहा सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा था कि अगर वो उसकी मिरर इमेज की मतलब जैसे इसमें इसकी मिरर इमेज में दिख रहा है ना, वो देखने में तो हमें वही लग रही है ना सेम, बस सुपर इम्पोज नहीं हो पा रही है। सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है। अगर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर सुपर इम्पोज हो जा रहा है, ठीक है, तुमने उसको सुपर इम्पोज करा, अगर वो सुपर इम्पोज हो गया तो क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ यही लिखा हुआ है, नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज और ऑप्टिकली एक्टिव। पॉइंट बी में क्या लिखा हुआ? द मॉलिक्यूल विच हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप और नोन एज इनेंशियोमर।
तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप है, इन दोनों मॉलिक्यूल को क्या बोलोगे? इनेंसियोमर बोलेंगे, इनेंसियोमर, है ना। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल क्या बेटा आपस में, इसमें क्या रिलेशन है? भाई बहन का रिलेशन क्या है यहाँ पर? ये जो रिलेशन है यह है इनेंसियोमर का रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप है, जैसे ये दोनों क्या होगा बेटा एक दूसरे के? इनेंसियोमर होंगे, है ना। हाँ ठीक है। अगर सुपर इम्पोज हो गया तो इनेंसियोमर नहीं बोलोगे। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल है तभी अलग अलग मॉलिक्यूल होगा, तभी तुम बोलोगे इनेंसियोमर। अगर सुपर इम्पोज हो गया तो दोनों एक ही मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। सी पॉइंट पर आ जाओ। इनेंसियोमर्स क्या है, इसको डिफाइन किया गया है, टू ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर और नोन एज इनेंसियोमर, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। कर लिया कर लिया? कुछ बनाया हुआ है डायग्राम? कर दिया सर, कर दिया। चलो ठीक है, ये ओपन नहीं हो रहा है, बाद में ओपन कर दिखा देंगे तुम्हें। कहाँ चला गया? देखो ओपन हो गया। एक और मॉलिक्यूल ओपन नहीं हुआ, दो मॉलिक्यूल था वहां पर ना। जाने तो बाद में देख लेंगे इसको, है ना, बाद में देख लेंगे, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, इसको पहले देख ही लेते हैं ना, तो समझ में नहीं आएगा आगे। तो मैं इसको दूसरा मॉलिक्यूल को भी ओपन कर ले रहा हूँ, सेकेंड मॉलिक्यूल है। नंबर 1, ओके। देखो बेटा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। देखो भी, ये जो तुम्हें रेड कलर, तुम्हें ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन ना। रेडिश ब्रोमीन ब्राउन। का कलर तुम्हें, हाँ, तो हर एक का कलर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन ग्रीनिश होता है, ग्रीन कलर का क्लोरीन है। ब्राउन कलर का ये तुम्हारा हो गया ब्रोमीन। आयोडीन का कलर क्या होता है? वायलेट, है ना, वायलेट। वाइट कलर का आयोडीन है। और यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सर हाइड्रोजन व्हाइट होता है? में देखो कलरलेस होता है, यहाँ पर व्हाइट मैंने दिखाया है, नजर नहीं आएगा ना कलरलेस, कैसे देखोगे नजर, ठीक है। हमारे पास जो आंखें है बेटा उसी से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर व्हाइट कर दिया ताकि तुमको दिखाई दे, ये दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो आयोडीन का इमेज यहाँ पे बना हुआ है, ब्रोमीन का यहाँ पे बना हुआ है ना। तो तुम्हें दिख रहा है कि दोनों प्लेनर, जबकि प्लेनर नहीं है, देखो यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है बेटा? यस सर, एंगल दिख रहा है, दीवार की तरह लग रहा है एक, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइपॉड स्टैंड जैसे दिख रहा, हाँ। तो ये प्लेनर नहीं है, मैंने इस तरह से अरेंज किया, तुम्हें लगे कि ये प्लेनर है, तो वही मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉ किया था मैंने, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल ऊपर था ये वाला BrIClH, ठीक है, तो यहीं पर था BrICl, नीचे है, यहाँ पर H है, ठीक है। तो अगर तुम सुपर इम्पोज करने की कोशिश करोगे, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, तो सोचोगे हाँ कि इसको थोड़ा सा उल्टा कर दे, 180 इसको रोटेट कर, जो सेकंड मॉलिक्यूल है इसको 180 रोटेट कर देते हैं, ठीक है, रोटेट करके यहाँ पे लगा दो, है कि नहीं? ये तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जो सेकंड मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये वाला जो सेकंड मॉलिक्यूल है, इसको 180 रोटेट कर दे, फिर यहाँ पे सुपर इम्पोज कराओगे। लेकिन जैसे तुम इसको 180 रोटेट करोगे, देखो 180 में रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाले को मैंने 180 रोटेट कर दिया, तो ब्रोमीन ऊपर है, ठीक है, और ग्रीन वाला नीचे है बेटा, आयोडीन देखो यहाँ पर है, और हाइड्रोजन इस साइड है। तो अब इसको सुपर इम्पोज करो, देखो दोनों लग रहा है कि नहीं सुपर इम्पोज हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन अब तुम ध्यान से देखोगे कि जो आयोडीन है, आयोडीन वायलेट को देखो, वायलेट को, वायलेट कहां पर बेटा, बाहर की तरफ है कि नहीं, दिख रहा है बेटा बाहर की तरफ आयोडीन, तुम्हारे तरफ निकला हुआ कि नहीं, आयोडीन और हाइड्रोजन तुम्हारे तरफ Yes, निकला sir. हुआ है। यस सर। अब यहां पर देखो, यहां पर भी निकला हुआ है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये मैंने सेम मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दिया क्या दोनों, एक मिनट, ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पर जो मैंने बनाया था एच, तो एक्चुअली ये मॉलिक्यूल मैंने गड़बड़ बना दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, बाद में देख लेते हैं। लेकिन तुम सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करोगे, सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है कि आयोडीन, एक्चुअली होगा क्या, जब तुम सुपर इम्पोज कराओगे, जो आयोडीन बाहर की तरफ है ना, यहाँ पर ये आयोडीन अंदर की तरफ होगा, ठीक है, जो आयोडीन तुम्हारे वॉलेट वाला जो है, वॉलेट स्फीयर, वो अंदर की तरफ होगा, तो सुपर इम्पोज कराओगे तो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो दोनों मॉलिक्यूल है वो अलग अलग हो जाएंगे, सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा, ठीक बेटा। तो चलो आगे चलते हैं, आगे है प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर, तो ये फोर्थ पॉइंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक सेंटर हो तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो एसिमेट्रिक सेंटर क्या होता है, तो यहाँ पर एसिमेट्रिक सेंटर मतलब एसिमेट्रिक कार्बन से लेंगे, क्योंकि हम लोगों को कार्बन का ही पढ़ना है, ठीक है। कार्बन का जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी को स्टडी करना है, तो हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन देखेंगे। ये एसिमेट्रिक कार्बन क्या होगा, जो कार्बन है, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, कार्बन के टोटल 4 वैलेंसी है। अगर 4 वैलेंसी जो टेट्राहेड्रल कार्बन है, अगर 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड हो, ठीक है, 4 चारों वैलेंसी बेटा, चारों वैलेंसी अगर अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड हो तो उसको तुम बोलोगे एसिमेट्रिक कार्बन। और अगर किसी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन हो, सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन हो, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में एसिमेट्रिक कार्बन मतलब चारों वैलेंसी कार्बन का अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ रहा है बेटा। और जो एसिमेट्रिक कार्बन है, जो एसिमेट्रिक कार्बन या जो एसिमेट्रिक सेंटर है, उसको हम लोग इस तरह से स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि ये जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक कार्बन है। नीचे यहाँ पे एक और चीज डिफाइन किया है, कायरलिटी या कायरल सेंटर, ठीक है, कायरल सेंटर ऐसे होगा, कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल सेंटर सराउंडेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, सराउंडेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप इज नोन एज कायरल सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन टेट्राहेड्रली है बेटा, टेट्राहेड्रल है, और जो ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है वो चारों अलग अलग ग्रुप है, इसको तुम बोलोगे कायरल सेंटर। एंड इफ कायरल सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय कार्बन इट इज नोन एज कायरल कार्बन। सी पॉइंट लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल विथ कायरल सेंटर इज आल्सो नोन एज कायरल मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल मस्ट हैव कायरलिटी in order to show optical activity। तो ये चारों पॉइंट तुम नोट करोगे, कुछ मैं एग्जांपल अब दूंगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सर। ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम में कार्बन के साथ एटम्स कनेक्टेड, मतलब डिफरेंट एटम्स कनेक्ट है, और कायरल कार्बन में डिफरेंट ग्रुप एटम्स और ग्रुप, यहाँ ग्रुप मिस हो गया, ग्रुपिंग को, ठीक है, एटम हो या ग्रुप हो। देखो एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर तुमने यहाँ लगा दिया OH, यहाँ पर लगा दिया Cl, ठीक है। तो अब देखोगे कि ये जो बीच वाला मैंने कार्बन ड्रॉ किया है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है कि नहीं। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और इसका जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। एक में हाइड्रोजन, दूसरा में CH3, तीसरे में क्लोरीन, फोर्थ में OH है, तो चारों अलग अलग ग्रुप है यहाँ पर। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन होगा, ये जो मॉलिक्यूल है
ये कायरल मॉलिक्यूल होगा, कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। कायरल मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है। और जहां पर कार्बन है, इस कार्बन को क्या बोलोगे, कायरल सेंटर, ये होगा तुम्हारा कायरल सेंटर, ठीक है। एक और एग्जांपल को देखो, CH3 CH Cl CH H OH, ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे तो यहां पर ये वाला जो कार्बन है ना, इस कार्बन का जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो रहा है ना। देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर ये बड़ा सा ग्रुप है, ठीक है। तो चारों जो ग्रुप है वो अलग अलग है, इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन होगा, ठीक बेटा। जो सेकंड कार्बन यहाँ पर मैंने बनाया ये वाला कार्बन, ठीक है, ये वाला कार्बन, इसको देखोगे तो ये भी 4 डिफरेंट यहाँ पर, ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप सेट है। एक तो हो गया ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना सेम। अच्छा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया, देखो एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसका मतलब ये जो कार्बन है ना, ये कायरल कार्बन नहीं है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा देते हो, मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर यहाँ पर तुमने लगा दिया ड्यूटेरियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर आइसोटोप भी है तो भी वो कायरल हो जाएगा, क्योंकि आइसोटोप अलग अलग होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, ठीक है। तो आइसोटोप का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, इसलिए ये भी क्या होगा बेटा, कायरल होगा। अब देखो ये भी कायरल, फर्स्ट वाला भी कायरल है और सेकंड वाला भी कायरल हो जाएगा। इस तरह से एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर, कायरल कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो सर, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दोनों कार्बन वो होने चाहिए कायरल या एक? ऑप्टिकली तो बेटा जरूरी है, मान लो अगर एक कायरल कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर नोट, ठीक है। नोट नंबर 1, इफ मॉलिक्यूल हैज सिंगल कायरल कार्बन, ठीक है, मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर एक कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कोई यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। एक कायरल कार्बन, सिंगल कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नंबर 2, इफ मॉलिक्यूल हैज मोर देन 1 कायरल कार्बन, then we will check symmetry. कार्बन, ठीक है, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये बताऊंगा, सेकंड केस में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए तुम पढ़ते रहो। अगर एक कायरल कार्बन है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो जैसे एक एग्जांपल देखो, और अगर दोनों है सर और 2 ही कार्बन प्रेजेंट है उसमें? देखो यहाँ पर देखो, तुम्हारा, मैं समझ गया तुम्हारी भावनाओं को। देखो यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर तुमने लगा दिया CH3, यहाँ पर H है, यहाँ पर Cl, ठीक है, और यहाँ पर तुमने कार्बन लगा दिया, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर मैं Cl लगा दे रहा हूँ, तुम्हें क्लियर दिखाई दे, Cl, यहाँ पर CH3। आ जाओ कार्बन नंबर 1 पर देखते हैं। ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। कार्बन नंबर 2 को देखो, यहाँ पर इस कार्बन को देखना है। इसके अराउंड ये 4 ग्रुप है, देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों अलग अलग है कि नहीं इस कार्बन के अराउंड? यस सर। इसका मतलब ये जो कार्बन है कायरल होगा, इसको मैं स्टार लगा दूं, इस तरह से स्टार लगा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो ड्रॉ किया उसको हटा देता हूँ, तो पूरा हट गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा रहने देते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब सेकंड कार्बन पर आ जाओ, इस वाले कार्बन पर आ जाओ, ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन को देखो, इसका अराउंड 4 ग्रुप है यहाँ पर।
ये वाला, ये भी ये अलग का। अलग है, हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये Cl है, ये बड़ा सा ग्रुप, ये अलग अलग है ना, चारों अलग अलग है या नहीं? यानी ये Yes, कार्बन sir. में क्या होगा, तो ये कार्बन भी कायरल होगा, कायरल ये वाला भी कायरल है, दोनों कार्बन क्या हो गए बेटा, कायरल, दोनों कार्बन है वो कायरल हो गए, ठीक है। तो नंबर 1 भी कायरल हो गया, नंबर 2 भी कायरल हो गया। तो क्या ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है? No, sir. क्यों? Symmetrical है. क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तुम ध्यान से देखोगे इस मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, देखो यहाँ पर इस तरह से, Yes, sir. Horizontal plane के about symmetry है. ठीक है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो याद रखो, अगर एक कायरल कार्बन है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर एक से ज्यादा होगा, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है तो जरूरी नहीं वो कायरल हो, सर अगर ठीक है? H की जगह Br लगा दो नीचे वाले में, तब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों कायरल कार्बन हो जाएंगे तो एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा मॉलिक्यूल, देखो क्वेश्चन जो मेजॉरिटी ये पूछेगा एग्जाम में कि कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, कितने कायरल कार्बन है। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने बेंजीन रिंग और CH3 लगा दिया। तो बताओ ये बेटा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, बता दो मुझे, बताओ जल्दी से। एक्टिव है सर। Active है. कैसे एक्टिव है? कौन सा कायरल कार्बन तुम्हें दिखाई दे गया? कोई कार्बन देखो यहाँ पर जितने भी कार्बन सब sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है सर, नहीं है, नहीं. sp2 sp2 sp2। और ये जो कार्बन है बेटा यहाँ पर 3 हाइड्रोजन सेम हो गया, तो कोई कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तुम देखोगे इस तरह से कट करो इस मॉलिक्यूल को, इस तरह से कट करो, हटो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई दिया बेटा? यस सर। Yes, sir. तो दो चीज तुम्हें दिखाई रहा है, यहाँ पर दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, साथ में कोई कायरल कार्बन भी नहीं है, दोनों तरफ से तुम यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हो कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। दूसरा एग्जांपल, हाँ दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल है CH3, ठीक है, CH3 CH, CH3 CH Cl, CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है, इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है, जो मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ किया है? सर एक। सर केवल एक है यहाँ पर, केवल एक ही है ना, इस तरह से। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल देखो, सर एक है तो ये होगा ही होगा। इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है, इस मॉलिक्यूल में जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है, बताना है कितने कायरल कार्बन है। एक सेकंड सर. काउंट करो बेटा, काउंट करके बताओ। दो है सर. गलत आंसर है। सर 3 होंगे। कहाँ कहाँ पर है बता सकते हो मुझे, बताओ। सर एक जहाँ पे OH अटैच है जिस, सर ये एक भी वाले, नहीं है ना, एक ये हो गया कायरल कार्बन, वाले के पास वाला, दूसरा ये है और तीसरा ये वाला है ना। तीसरा ब्रिज पे। हाँ हाँ, तो 3 कायरल कार्बन होंगे बेटा यहाँ पर, जो बोल रहा कोई नहीं है ना बेटा, ध्यान से देखो, 3 है, 3 कायरल कार्बन है। जहां जहां मैंने स्टार बनाया बेटा वहां देखो चारों वैलेंसी अलग अलग है या नहीं, जो दिखाई नहीं दे रहा बेटा वहां पर हाइड्रोजन होगा, 4th वैलेंसी में हाइड्रोजन है। यस सर, यस सर. ठीक है, तो इस तरह से काउंट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं बेटा जो कायरल मॉलिक्यूल हो उसमें कार्बन भी, नाइट्रोजन भी होता है बेटा, नाइट्रोजन तुमने बनाया यहाँ पर, ठीक है, नाइट्रोजन।
इस मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर, टर्म मैं पूछ रहा बेटा, कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर यहाँ पर 2 होगा, एक तो ये हो गया जहां पर OH जुड़ा हुआ है, और एक है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर OH है, इस कार्बन का रहा एक OH, दूसरा जो छिप गया है नहीं दिख रहा है हाइड्रोजन होगा, एक ये वाला कार्बन चेन, एक ये वाला कार्बन चेन, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये कायरल हो गया। दूसरा ये जो नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन देखोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन भी 4 अलग अलग सब्सटेंस से सराउंडेड है, अलग अलग ग्रुप से। यहाँ पर जाओगे तो अलग ग्रुप मिलेगा, यहाँ से जाओगे तो अलग कार्बन मिलेगा। ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा? कायरल होगा। जरूरी नहीं बेटा जो कायरल मॉलिक्यूल है वो कार्बन ही हो, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक बेटा। यस सर। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को ओपन करते हैं, क्या क्या लिखा है एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल तो यहाँ लिखा हुआ इलस्ट्रेशन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, फटाक से बता दो, ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? हाँ, इनएक्टिव। क्यों? सर कायरल कार्बन ही नहीं है। ये 2 का मतलब जानते हो क्या होता है? 2 अगर इस तरह से 2 लिखा हो, ड्यूट्रियम। से प्रिंट हो गया। ड्यूटेरियम होता है ना, तो ड्यूटेरियम ये अलग हो गया, ये हाइड्रोजन अलग हो गया, सर एक काला कार्बन है सर। तो ये हो जाएगा ये वाला। कायरल कार्बन। तो अगर सिंगल कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल सेंटर हो, तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कायरल मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है। तो तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना, जो भी चीज पढ़ाया गया है इसको रिवाइज कर लेना बेटा। ऑर्गेनिक को रिवाइज करते रहो, जो 11th का बेटा GOC उसको रिवाइज कर लो, है ना। ये तुम्हें पढ़ाई रहो, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, इनएक्टिव मॉलिक्यूल, उसको रहने दो। बाकी जो चीजें पढ़ाया जा चुका है उसको रिवाइज करो एक बार, ठीक है। ओके सर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय सर गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।